हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? चक्रवृद्धि ब्याज की नेक्स्ट क्लास, या फिर आप ये कहो कि इंस्टॉलमेंट की क्लास है ये, है ना। लेकिन इसमें क्लास नंबर 9 डालकर इंस्टॉलमेंट लिखा है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का एक टाइप बचा हुआ था, इसमें 3-4 क्वेश्चन थे, तो उस टाइप को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6-7 क्वेश्चन हम देखेंगे और सीआई की इंस्टॉलमेंट हवा में उड़ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन बनते नहीं है, ना तो सीआई की इंस्टॉलमेंट से ना एसआई की से। लेकिन कई बार आ गया तो आ गया किसी ना किसी के सेट में। ऐसा नहीं है फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि सर हर बार पूछा जाता है इंस्टॉलमेंट, नहीं। बहुत इग्नोर करने वाला टॉपिक है ये, एग्जामिनर भी इग्नोर करता है इसे, बच्चे भी इग्नोर करते हैं। लेकिन आप पढ़कर जाना, अगर आपके सेट में क्वेश्चन आ गया तो आप उसे कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने उस टाइप की तरफ, चक्रवृद्धि ब्याज का, जिस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं इसे देखकर। चलिए एक बार देखिए बच्चा इसे। सवाल दिखने में बड़ा हो सकता है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, दिखने में बड़ा हो सकता है सवाल। तो अब मैं बताऊंगा पहले इस सवाल की रूपरेखा क्या है। आपने साधारण ब्याज पढ़ा, साधारण ब्याज में आपने वो सवाल पढ़े थे कि एक व्यक्ति अपने दो बेटों के हिस्से में पैसे जमा करता है, एक की उम्र 13 साल, एक की 15 साल। जब दोनों 18 साल के हो जाएंगे दोनों को बराबर धन राशि मिलेगी। बोला था ना? हाँ सर पढ़ा था, लेकिन वो था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज है कंपाउंड इंटरेस्ट, सवाल उसी तरीके का है। एक बार सवाल को धीरे धीरे पढ़ो और मैं कह रहा हूं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा इस सवाल को आपको। सवाल कह रहा है विजय के पास 1224 रुपए हैं। ओके, उन्होंने इसे अपने पुत्र अजय और प्रकाश के बीच में बांट दिया। अजय और प्रकाश के बीच में बांट दिया और उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। क्या हुई? समान धनराशि प्राप्त हुई। तो बताओ विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी थी? बच्चे जिस लाइन पर मैंने सर्किल किया है कि समान धनराशि प्राप्त हुई, इस बात से आप क्या समझे? बोलो, इस बात से आप क्या समझे कि अगर अजय और प्रकाश को 18 और 19 साल के बाद समान धनराशि मिली है, मतलब उनका मिश्र धन बराबर है। क्या बोला बच्चों? उनका मिश्र धन बराबर है, अमाउंट इक्वल है। तो भैया विजय के पास कितने रुपए थे? 1224। देखते रहना अब आप। उसने दो लोगों में बांटे, एक था अजय और एक था प्रकाश। तो मैं मानकर चल लेता हूं कि जो अजय और प्रकाश में उसने पैसा दिया है ना, वो ए रुपए और पी रुपए है। भाई अजय को ए रुपए दिया और प्रकाश को पी दिया। अजय को ए, प्रकाश को पी। और आप जानते हैं इन दोनों को मिलकर कितना होना चाहिए? 1224। क्या इतनी बात क्लियर है सबको कि 1224 रुपए थे? ए रुपए अजय को दिए, पी रुपए प्रकाश को दिया, और इन दोनों को जोड़कर 1224 आना चाहिए। ये अजय और प्रकाश का मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब अजय और प्रकाश का रेट कितना है भैया? इसका भी 4% और इसका भी 4%। भैया समय कितना है? अजय का समय कितना है? 18 साल। और प्रकाश का समय कितना है? 19 साल। सर चक्रवर्ती ब्याज 19 साल का? जब ये एग्जाम में आया था ना बच्चों के, तो घबरा गए थे, अरे 19 साल का सीआई पूछ लिया, हमने तो मैक्सिमम 4 साल तक पढ़ा है। देखना कैसे पूछा है। अब आप मुझे बताओ 4% का फ्रैक्शन, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। दुनिया जानती है 4% का फ्रैक्शन 1/25। अगर मैं बात करूं अजय का मूलधन कितना है? ए, एक साल में अजय का जो पैसा है वो कितने गुना हो जाएगा? मुझे बताओ। एक साल में, केवल मैं एक साल की बात कर रहा हूं। 4% का फ्रैक्शन 1/25, और ये बात मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। मेरी बात गौर से सुनकर जवाब देना। एक साल में अजय का पैसा कितने गुना हो जाएगा? जो कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, y/x, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। मिश्रधन ऊपर मूलधन नीचे। एक साल में कितने गुना? भाई अगर मूलधन 25 है तो मिश्रधन कितना हो गया? एक जोड़ दो, मिश्रधन हो गया 26। तो एक साल में अजय का जो पैसा है वो 26/25 गुना हो गया। नहीं, 1/25 तो फ्रैक्शन है, 25 में एक जोड़ोगे 26, यानी कि ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो अमाउंट बटा प्रिंसिपल करते हैं ना हम लोग, मिश्रधन बटा मूलधन ही तो करते हैं। तो 25 अगर मूलधन है तो 26 क्या होगा? मिश्रधन। 26 कहां से आया जी? 25 में एक जोड़कर 26 मिला एक साल में। तो कितने गुना हो गया? आप कहेंगे 26/25 गुना। और कितने साल है? कितने साल है? साल है 18, तो पावर 18। कल ही बताया था कि जो पैसा है वो पावर में चलता है, समय तो जुड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल और ऐसे करके 18 साल, लेकिन समय तो जुड़ेगा और जो पैसा है वो पावर में चलेगा। तो 18 साल में 26/25 की पावर कितनी हो जाएगी? 18। कल ही डिटेल में पढ़ा था कि पैसा पावर में चलता है। ऐसे ही भैया प्रकाश का मूलधन, प्रकाश का भी एक साल में 26/25, क्योंकि रेट उसका भी 4% है, और समय कितना है? 19 साल। तो पैसा हो जाएगा पावर 19, क्योंकि पैसा पावर में चलता है। अब बस हो गया सवाल, खत्म कहानी। भैया ये पावर 18 है, ये पावर 19 है, पूरी 18 पावर 18 से कटेगी तो केवल 26 और 26/25 बचेगा, यानी कि ए बराबर पी गुणा 26/25। बोलो भाई ये पावर 18 है, ये पावर 19 है, 18 से 18 पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी 26/25, एक पावर। ओके, तो आप कहोगे सर पी को नीचे ले आओ, बराबर कितना आ गया? 26/25। तो इनका अनुपात मिल गया।
भैया ए और पी का अनुपात मिल गया 26/25, तो 1224 को 26 और 25 के अनुपात में बांटा होगा। 1224 को 26 और 25 के अनुपात में बांटा होगा। आप अगर दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 51, दोनों को जोड़ो और उसकी वैल्यू कितनी है 1224। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1224/51, 51 दूनी 102, 20, 51 चौके 204। तो आपसे क्या पूछा है प्रकाश को, तो प्रकाश का तो ये रहा नीचे वाला, तो 25 गुणा 24 कितना आ जाएगा 24 पंजा 120, 12 24 दूनी 48 और 12 60। प्रकाश के हिस्से में कितना पैसा दिया था भाई उसने 600 रुपए। अगर कहेगा अजय के हिस्से में कितना दिया था 1 यूनिट 24, तो अजय का हिस्सा आ जाएगा 26 गुणा 24, ये अजय का हिस्सा हो गया। ओके, आप ये मत कहना सर 18 पावर से 19 पावर कैसे काट दी, 19 पावर नहीं काटी, ये पावर 19 थी, ये 18 थी, 18 से 18 पावर कट के एक पावर बची, एक पावर, और वो मैंने लिख दी 26/25, एक पावर बची, 18 से 18 कट गई। ओके, जोड़ा क्यों, जोड़ा इसलिए क्योंकि भैया ये जो 1224 है ये इन दोनों में बांटा गया है और इन दोनों का पैसा जुड़कर 1224 के बराबर होना चाहिए। तो भैया 26 और 25, 51 यूनिट की वैल्यू 1224 है, इन दोनों का जुड़कर ही आपका 1224 के बराबर होना चाहिए। एक और सवाल देता हूं आपको, इस सवाल को करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। बताओ, अब यहां से एक ट्रिक भी बना सकते हो बच्चा, आप वो ट्रिक भी बना सकते हो आप, मैं बताऊंगा कैसे बनेगी ट्रिक। अब ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक कैसे बन सकती है, यहीं बनेगी, यहीं से बनेगी, यहीं से। कैसे ट्रिक है देखना, देखो समय किसका ज्यादा था प्रकाश का, कम किसका था अजय का, तो मैं यहां से डायरेक्ट इस रेशियो को लिख सकता हूं, ये बीच के 3 स्टेप गायब कर सकता हूं, ये बीच के 3 स्टेप को बच्चा मैं गायब कर सकता हूं। कैसे जरा देखना, इसी सवाल में देखते हैं, मैं ये सब रफ कर रहा हूं। ट्रिक है ये, अभी मतलब कैसे आया क्यों आया वो सबका जवाब मैं दे चुका हूं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेशियो, चाहिए आपको ये 25 और 26 का रेशियो है क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था। आपको अनुपात चाहिए इन दोनों का, किसका, अजय का और प्रकाश का। डायरेक्ट अनुपात आप निकाल सकते हो। आप क्या लिखो 25 और 26 है, अब दिमाग में रखना है कि बड़ी संख्या 26 किसकी तरफ रखें और 25 किसकी तरफ रखें। तो जिसका समय ज्यादा है, जिसका समय ज्यादा है, किसका समय ज्यादा है जी 19 साल, तो प्रकाश का है, तो बड़ी संख्या उसकी तरफ रखो। जिसका समय कम है, किसका समय कम है जी अजय का समय कम है, तो भैया छोटी संख्या उसकी तरफ रखो, छोटी संख्या उसकी तरफ रखो। और दूसरा काम, जो इनके समय का डिफरेंस है 1 साल, उसे पावर में लगा दो। मान लो अगर ये समय का डिफरेंस 2 साल होता तो यहां 2 पावर लगाते, ये समय का डिफरेंस 3 साल होता तो यहां 3 पावर लगाते, और पैसे को इसी अनुपात में बांट दो 25-26 में। 51 यूनिट 1224, 1 यूनिट 24, तो जिसका भी पैसा पूछेगा आप आराम से लगा सकते हो। ये ट्रिक यहीं से बनी है। अब जैसे सवाल ये है, चांद के पास 1612 रुपए हैं, अपने 2 पुत्र पीयूष और मनोज के हिस्से में उसने डाले तथा उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होने वाले 8% की दर से निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 साल के बाद समान धनराशि मिली। क्या मिली, समान धनराशि। तो कह रहा है पीयूष को कितना पैसा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन जो है उसका जो भिन्न रेट है उसका फ्रैक्शन 8/100 यानी कि 2/25 कितना होता है 2/25। ओके, अब हमें 2 लोगों का रेशियो चाहिए, एक तो पीयूष है और एक कौन है मनोज। सबसे पहले देखो समय ज्यादा किसका है, पीयूष का या मनोज का। आपने कहा सर पीयूष और मनोज को क्रम से 12 और 13 साल के लिए पैसा दिया गया, तो मनोज का समय ज्यादा है क्योंकि मनोज को 13 साल और पीयूष को 12 साल। तो आप क्या करो 25 में 2 जोड़कर 27 को मनोज की साइड लिख दो और 25 को पीयूष की तरफ लिखे रहने दो। क्या करना है आपने, आपने करना है 25 में 2 जोड़कर 27 को तो मनोज की तरफ लिखो क्योंकि मनोज का समय ज्यादा है, और जिसका समय कम है उसकी तरफ 25 रहने दो, और जो इनके समय का डिफरेंस है 1 उसे पावर में रख दो। तो पावर में तो भैया 1 ही रखो, कोई फायदा ही नहीं है। 27 और 25 कितना होता है 52, 52 यूनिट की वैल्यू 1612, 1 यूनिट की वैल्यू 1612/52, 13 चौको 52, 13 एकम 13, 3 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 4 तिया 12, 4 एकम 4। क्या कह रहा है पीयूष को कितना पैसा दिया 25 गुणा 31, 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 1 76, 75 और 2 77, सॉरी 775। कितना पैसा दिया है पीयूष को भैया 775। यही करना है आपने। एक और सवाल दूं भाई, ये बड़ा क्वेश्चन है मतलब लैंग्वेज में, तो इंग्लिश वाला पार्ट ये रहा। केतन एंड महेश 15 साल, केतन देख लो इंग्लिश वाले बच्चे एक बार है ना, हिंदी में फिर इसको कर लेते हैं। दोनों को मतलब एक ही लैंग्वेज में एक ही पेज पर रखना, थोड़ा इंपॉसिबल टाइप हो रहा था। तो चलिए सवाल आसान है, पर लैंग्वेज को देखकर बच्चे डर जाते हैं अक्सर, आप मत डरना। 8% का फ्रैक्शन 12.5% होता है 8% का फ्रैक्शन 12.5% होता है,
फ्रैक्शन क्या होता है? पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने वाली संख्या को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एक बच्चा कह रहा है 8% का फ्रैक्शन 12.5%। परसेंट का फ्रैक्शन परसेंट में ही लिख दो, बहुत बढ़िया। फर्स्ट गलत, उल्टा रेशियो लिख दिया क्या है? क्या रेशियो गलत है? बारह साल और 13 साल बाद, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ट्रिक बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ 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 हाँ, गलत है गलत है, सुनो सुनो सुनो, चेंज 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 चेंज। मैं बताता हूँ है क्या गलत, क्यों हुआ मैं बताता हूँ, उसका भी रीजन आपको, उसका भी रीजन बताता हूँ बच्चा, गलत क्यों हुआ, ये भी हमने जो ट्रिक बनाई है ना, ये भी गलत क्यों हुई मैं बताता हूँ, सॉरी, करेक्ट करते हैं। देखा, इसलिए तो ट्रिक के पीछे नहीं जाते हैं। अब गलत क्यों हुई उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये जानबूझकर गलत की मैंने, ताकि तुम्हें मैं बताऊं क्यों गलत हुई। सुनो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, माफी चाहता हूं, रुकना, मेरे पास कुछ रुपए हैं और तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, ओके। अगर हमें, यानी कि मान लो, ऐसा मान के चलो कि मेरा 4 साल का मिश्र धन और आपका 6 साल का मिश्र धन बराबर है, मेरा 4 साल का मिश्रधन और आपका 6 साल का मिश्रधन बराबर है। इस बात से आप क्या समझे? इस बात से समझे कि मेरा तो 4 साल में उतना पैसा हो गया जितना तुम्हारा 6 साल में जाके हुआ है, जितना तुम्हारा 6 साल में जाके हुआ है, मतलब कि मेरे पास मूलधन ज्यादा रहा होगा, तभी तो मेरा 4 साल में उतना पैसा हो गया जितना तुम्हारा 6 साल में हुआ है। क्या इस बात से आप समझे? बताओ मुझे। मेरे पास मूलधन ज्यादा रहा होगा, तभी तो कम समय में मेरा उतना मिश्रधन हो गया जितना तुम्हारा ज्यादा समय में हुआ है। तो मूलधन ज्यादा किसका रहेगा? जिसे कम समय में मिश्रधन बराबर मिला है ज्यादा समय वाले के, तो जिसका समय कम होगा उसका मूलधन ज्यादा होगा। भैया अगर इनका मिश्रधन बराबर है दोनों का, कि दोनों को बराबर धनराशि मिली, एक को 12 साल में एक को 13 साल में, तो 12 साल वाले के पास ज्यादा पैसा रहा होगा, तभी तो उसका 12 साल में मिश्रधन 13 साल वाले के बराबर हुआ है, कम समय में, है ना। तो ऐसा सोचो कि मान लो अंबानी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 करोड़ रुपए अंबानी के पास है, तुम्हारे पास 1 लाख, तो 1.5 करोड़ रुपए पहुंचने में अंबानी को तो 2 साल लगेंगे और तुम्हें लग जाएंगे 10 साल। तो 2 साल अंबानी को लगे क्योंकि पहले से ही उसके पास मूलधन ज्यादा था, इसीलिए जिसका कम समय लगता है उसके पास मूलधन ज्यादा होता है। तो आप यहां पर रेशियो थोड़ा उल्टा कर दिया हमने, यानी कि 25 और 26 में 26 इसका होगा और 25 इसका होगा। यस, क्योंकि भैया समय इसको कम लग रहा है तो इसका मूलधन ज्यादा होगा, इसको ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मूलधन कम होगा। माई मिस्टेक, एक्सेप्ट करता हूं। सेम इसी क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में भी देख लो भैया कि 25 और 2 27, कम समय किसका लग रहा है? कम समय लग रहा है पीयूष का 12 साल, मनोज का 13 साल, यानी कि इसका मतलब है कि मनोज जो है वो 13 साल में उतना मिश्रधन बनाता है जितना पीयूष 12 साल में बना लेता है, मतलब पीयूष के पास ज्यादा मूलधन रहा होगा। तो ज्यादा का मतलब है 25 और 2 27 और मनोज के पास केवल 25 रहने दो। अब आप इसे कर लेना, 52 यूनिट किसके बराबर है? 1612। 1 यूनिट किसके बराबर है? 1612/52, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 31 बार क्या पूछा उसने पीयूष? तो 27 गुणा 31, 27 एकम 27, 27 की 81 और 2 83, तो कितना आंसर आ जाएगा? 837 रुपए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आशीष को 2 पोते केतन और महेश हैं। 15 वर्ष का केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिली और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिली, लेकिन केतन और महेश की धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 साल के हो जाएंगे। कब? जब वो 23 ईयर के हो जाएंगे, या तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% का ब्याज मिलेगा। और जब दोनों 23 साल के होंगे ना, तो उन्हें समान धनराशि मिलेगी। उन्हें क्या मिलेगी? समान धनराशि मिलेगी। तो कह रहा है यदि आशीष के पास कुल 25,500 है, तो शुरुआत में इनिशियली उसने आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया था? तो सबसे पहले ये देखो, 2 लोग हैं, कौन कौन है? एक केतन है और एक महेश है। केतन की उम्र, एज लिखा हुआ है इसमें, केतन की एज कितनी है भैया? 15 साल, और महेश की एज कितनी है? 16 साल। जब दोनों 23 साल के हो जाएंगे, ये भी और ये भी, सवाल ने यही तो बोला है, देखो यहां से पढ़ो, कह रहा है जब दोनों 23 साल के हो जाएंगे तो दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। तो आप मुझे बताओ वही साधारण ब्याज वाला कॉन्सेप्ट कि भैया केतन को कितने साल का ब्याज मिला है? 8 साल का, और मनोज को कितने साल का मिला है? 7 साल का। केतन को तो 8 साल का ब्याज मिला, मनोज को 7 साल का ब्याज मिला, और दोनों को बराबर धनराशि मिली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर दोनों को बराबर धनराशि मिली है ना, तो भैया 7 साल में मनोज की धनराशि उतनी हो गई जितनी केतन की 8 साल में हुई है। जितनी केतन की धनराशि 8 साल में हुई है ना, मनोज की उतनी 7 साल में हो गई। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भैया जिसका कम समय में पैसा बराबर हो गया ज्यादा समय वाले के, उसके पास मूलधन ज्यादा रहा होगा, तभी तो उसका कम समय में पैसा इसके बराबर हो गया। तो अगर मुझे दोनों का रेशियो लेना है तो परसेंटेज कितना है? 4%, उसका फ्रैक्शन होता है 1/25। तो मूलधन के लिए 25 और 1 26, किसकी तरफ लिखें? मनोज की तरफ।
26 को किसकी तरफ लिखे? मनोज की तरफ। क्यों मनोज की तरफ क्यों लिखे, सॉरी महेश की तरफ क्यों लिखेंगे? क्योंकि महेश का पैसा 7 साल में हो गया है, किसके बराबर? केतन के 8 साल के बराबर। कम समय में मनोज का पैसा हुआ है, तो मनोज के पास मूलधन ज्यादा रहा होगा, और केतन के पास 25 लिख दो। और दोनों के समय का डिफरेंस कितना है? 8 और 7 का 1, तो पावर एक एक ही रहने दो। अब आप कहोगे 25 और 26 कितना होता है? 51। उसकी वैल्यू कितनी है भैया? 25,500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 बार जाएगा, 500 बार। तो आपसे पूछा है महेश को कितना दिया है, तो 26 गुणा 500, 13,000। कितना दिया है बच्चा? 13,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब आप समझ गए कि जिसका समय कम होता है ब्याज का, उसके पास मूलधन ज्यादा होता है, उसके पास मूलधन ज्यादा होता है। परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखा, तो 25 और एक 26 को हम किसकी तरफ लिखेंगे? जिसका समय कम है, मनोज की तरफ या महेश की तरफ, और कम वाले को केतन की तरफ। ओके, अब आसान है ना क्वेश्चन ये? चलो अब चलते हैं बच्चा किसकी तरफ? कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की तरफ। और ये आसान है, इंपोर्टेंट उतना नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आसान है, इतना मैं बोलूंगा। आसान कैसे है? हम सवाल से ही चलेंगे। आपको क्या करूंगा, मैं एक सवाल से पैटर्न बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, आपको उसी तरीके को हर सवाल में फॉलो करना है। ठीक है? इंस्टॉलमेंट के बहुत डिटेल में हम लोग नहीं घुसेंगे, कैसे बनी, क्यों बनी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उतने डिटेल में मत जाना, क्योंकि एक ही टाइप का या दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप पैटर्न देख लो बस, क्या पैटर्न है, और उसी को आप फॉलो करके सवाल कर लेना। अगर आ जाए, इन केस आ जाए तो। सवाल है 6620 के ऋण को, ऋण कितना है? 6620। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 10% की दर पर 3 वर्षों में चुकाने के लिए समान वार्षिक किस्त क्या होगी? समान वार्षिक किस्त। समान वार्षिक किस्त का मतलब होता है बच्चा कि किस्त का मतलब समझते हो आप क्या होता है? जब मान लो आपके पास, आपको स्कूटर लेना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, 1 लाख रुपए का स्कूटर, 1 लाख रुपए पैसा नहीं है आपके पास, है ना? तो आप क्या करोगे? आप करोगे भाई किस्तों में ले लो। किस्तों में यानी कि हर महीने उसको कुछ पैसा देते रहेंगे। अब यस और नो में जवाब देना मुझे। क्या जो पैसा, जो व्यक्ति आपसे किस्तों में पैसा ले रहा है, क्या वो आपसे उतना ही पैसा लेगा क्या जितने का स्कूटर था शुरू में? आप अगर नगद देके जाओगे ना 1 लाख रुपए, 2 स्कूटर ले जाओ, नहीं है तो किस्तों में, तो क्या वो व्यक्ति आपको ईएमआई जिसको बोलते हैं, क्या वो व्यक्ति, अगर आप ईएमआई पर स्कूटर लेते हो, तो क्या वो 1 लाख रुपए ही देने हैं आपको फिर टोटल सारे मिलाकर हर महीने की? मतलब आपने 1 साल की ईएमआई बनवा ली, हर महीने की 12 ईएमआई, तो क्या आपको 12 ईएमआई पर टोटल 1 लाख रुपए देने होते हैं? ना, 14 देने होते हैं। कभी अभी आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप अपने घर को संभालोगे, जब आप खुद घर के प्रधान बन जाओगे, आज तो पिताजी प्रधान है, खुद प्रधान का मतलब होता है कि जब आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, तो उस टाइम फिर आप खुद एक्शन लोगे। आप मान लो कल को कहीं बाहर जाओगे, आपको घर खरीदना पड़ गया, तो जब आप होम लोन लोगे ना, तो होम लोन अगर मान लो आपने 30 लाख का होम लोन करवाया ना, और वो हर महीने आपकी सैलरी से घटेगा, भाई रिकवरी कम से कम 45, 50, 55, 60 लाख तक, लगभग डबल की रिकवरी करता है बैंक। लगभग मतलब 30 लाख के लोन पे 55 लाख की रिकवरी करेगा आपसे, 25 लाख रुपए ब्याज के ले लेगा वो। लेकिन लेगा वो 18-20 साल में जाकर। 18-20 साल में तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा उतना, वो बाद की का बात है, उतना हम डिटेल में कह रहा हूं ना कि हमें डिटेल में नहीं जाना किस्तों के, हमें बस सवाल पे फोकस करना है। मैं डिटेल में घुस गया तो मैं फिर पूरा एक ईएमआई का एक चीज आपको समझाऊंगा, तो उतने डिटेल में जाना नहीं है ना? तो अभी आप क्या समझो कि किस्त का मतलब क्या होता है, कि अगर आप पैसा किस्तों में चुकाते हो, तो पैसा हमें मूलधन से ज्यादा देना होता है, क्योंकि उसमें हर महीने आप पैसा किस्त दोगे, तो बचे हुए पैसे पर हर महीने ब्याज लगेगा, हर महीने। अब करना कैसे है सवाल? सबसे पहले आपका जो परसेंटेज दिया होगा उसका फ्रैक्शन, उसका भिन्न देखो। तो परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है? परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है 1/10। मैं क्या करता हूँ, मेरी क्लास चलती है घर से, तो मैं गेट पर कुछ फंसा देता हूँ ऐसे करके कि मेरी बेटी एंट्री करके डिस्टर्बेंस ना करे। तो इतना सा रास्ता है उसमें, तो क्या करती है, कभी कभी आके ना उसमें ऐसे फंस जाती है, और फिर चिल्लाती है पापा बचाओ, पापा बचाओ। उसको ऐसा लगता है कि बचाने के चक्कर में तो एंट्री ले ले अंदर, तो कई बार ऐसा कर देती है। तो बड़ी खतरनाक है भाई, क्या करें? तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अब किस्त कितनी है फिर देखना है आपने, कि किस्त कितनी है। किस्त है 3। कितनी इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट है 3। अब पहली किस्त को आपने करना है 10 में 1 जोड़कर 11। पहला रेशियो क्या हो जाएगा? 10 से 11। गौर से देखना पैटर्न को, पैटर्न को बच्चा गौर से देखना। पहला रेशियो हो जाएगा 10 से 11, और 3 वर्ष बोले हैं, तो 3 बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 नहीं करना आपने। पहली बार 10 से 11, दूसरी बार क्या करना है? 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तीसरी बार क्या करना है? 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। भैया अगर मान लो वो 4 इंस्टॉलमेंट कहता, तो 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4। अब आप कहोगे सर अगर वो 20 इंस्टॉलमेंट कहता, भैया चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 का आएगा बस, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। एग्जामिनर को भी पता है कि 20 साल की इंस्टॉलमेंट बना दी तो कहां बच्चा 20 पावर बनाता फिरेगा, तो वो साधारण ब्याज में रहता है, यहां पर नहीं। यहां पर आपको केवल इस तरह की चीजें मिलेंगी, केवल 3 साल तक की इंस्टॉलमेंट बस। तो पहला 10 से 11, दूसरी 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तीसरी 10 का क्यूब 11 का क्यूब। अब समझना बात को, जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, ये पार्ट होता है किस्त का, ये पार्ट होता है किसका? इंस्टॉलमेंट का। किसका पार्ट होता है? इंस्टॉलमेंट का। अब उसने तो बोला है समान किस्त है,
क्या बोला है? समान किस्त है, इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो बच्चे याद रखना मैंने क्या बोला, ये पार्ट इंस्टॉलमेंट का होता है और चूंकि इंस्टॉलमेंट बराबर है तो हमें फिर इंस्टॉलमेंट को बराबर करना पड़ेगा। ये अगर 11 का क्यूब है तो इसको भी अगर मैं 11 का क्यूब बनाना चाहूं तो क्या मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा? भाई ये 11 की पावर 3 है। मैंने बोला राइट हैंड साइड वाला पार्ट किस्त का होता है और किस्त है बराबर, तो किस्तों को बराबर करना है। ये 11 का क्यूब, ये 11 का स्क्वायर, ये केवल 11 है। तो ये 11 का क्यूब है, अगर मैं ये इसको 11 का क्यूब बनाऊंगा तो 11 से गुणा करूंगा, दोनों तरफ करनी पड़ेगी। फिर ये 11 है, अगर मैं 11 का क्यूब बनाऊंगा तो मैं 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, क्योंकि अनुपात है दोनों तरफ। क्या अब इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई? बोलो, क्या अब जो किस्त है बच्चा वो बराबर हो गई? यस, ये भी 11 का क्यूब, ये भी 11 का क्यूब, ये भी 11 का क्यूब। इधर लिखना है प्रत्येक किस्त, ईच इंस्टॉलमेंट। इधर क्या लिखना है? प्रत्येक किस्त, जोड़कर नहीं लिखना। एक किस्त कितनी है? 11 का क्यूब। कितनी है? 11 का क्यूब। केवल एक किस्त लिखनी है इधर, और इधर लिखना है आपको ऋण। ये ऋण वाला पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इसको हम जोड़कर लिखते हैं। 11 का स्क्वायर गुणा 10 यानी कि 1210, 10 का स्क्वायर गुणा 11 यानी कि 1100, और ये आ गया 1000। तो ऋण को तो जोड़ना है। कितना आ गया बच्चा? ये आ गया आपका 3310, 3310। ऋण को तो जोड़ के लिखना है और इधर लिखना है केवल एक किस्त। आपको क्या दिया हुआ है? ये ऋण दिया हुआ है 6620। तो 3310 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चा? 6620। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6620 बटा 3310। ये पूरा 2 बार कटेगा। तो आपसे क्या पूछा है? समान किस्त क्या है? तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 2, ये आ जाएगा आपका 2662 रुपए की किस्त है। कितनी है बच्चा? 2662 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट है, किस्त है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे। आपसे कहेगा कि उस व्यक्ति ने ब्याज कितना दिया है, उस व्यक्ति ने टोटल ब्याज कितना दिया है। भैया ऋण कितना लिया था उसने उधार? 6620 का। एक किस्त अगर 2662 की है तो 3 किस्त उसने दी है, तो 3 किस्त कितने की हो गई? 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 19, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 3 किस्तों में टोटल इतना पैसा उसने लौटाया। भाई एक इंस्टॉलमेंट कितने की दी थी? 2662 की। तो ऐसी उसने 3 वर्षों तक दिया, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट दी, तो 3 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा लौटाया? इतना। अगर मैं कहूंगा ब्याज कितना दिया है, तो भैया इसमें से घटा दो ये। अगर मैं कहूं कि उसने ब्याज का भुगतान कितना दिया है, तो 7986 में से आप 6620 माइनस कर दो, जो ऋण उसने उधार लिया था। तो 6631, यानी कि उसने 1366 रुपए का ब्याज दिया है। पहला क्वेश्चन है, दूसरा भी सेम आएगा, तीसरा भी सेम आएगा। दिमाग में हो जाएगा तरीका सेट, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। 4-5 क्वेश्चन सेम पैटर्न के लिए, क्योंकि इसमें बनते ही 2 तरह के सवाल हैं, वैसे तो घबराना ही क्यों। अगला सवाल देखो, सेम है। चलो देखो, यूपी कांस्टेबल इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इससे अगला भी सेम आएगा। मैं ब्याज की दर बदलता रहूंगा, आपके दिमाग में 100% ही तरीका सेट हो जाएगा। बस आप इस सवाल को पढ़कर कोशिश करो। कह रहा है कि एक डॉक्टर 3825 उधार लेता है। कितने पैसे उधार लेता है? 3825 रुपए। और वह 2 समान वार्षिक किस्त क्या करता है? 2 समान वार्षिक किस्त में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त बताओ कितने की है? कितनी है ये आपने बताना है। तो आपको देखना है कितनी किस्तों में उसने पैसा लौटाया। आपने देखा सर उसने 2 किस्तों में पैसा लौटाया है। ब्याज की दर कितनी है? 4%। 4% का फ्रैक्शन कितना है बच्चा? 1/25। तो पहला रेशियो तो 25 में 1 जोड़ दो 26, और दूसरा रेशियो, क्योंकि 2 किस्त है ना, तो दूसरा रेशियो क्या होगा? इनका स्क्वायर कर दो। आप कर दो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। फिर मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला जो राइट हैंड साइड, जो सीधे हाथ वाला पार्ट होता है, ये होता है किस्त वाला पार्ट, इंस्टॉलमेंट का। और इंस्टॉलमेंट तो बराबर है, समान किस्त है, तो फिर हमें बराबर करनी पड़ेगी। भाई ये 26 का स्क्वायर है, तो इसे भी 26 का स्क्वायर बनाने के लिए 26 से गुणा करना है, तो इधर भी 26 से गुणा कर दो। भाई दोनों किस्तों को बराबर करना है हमें, क्योंकि दोनों किस्त क्या है? 2 समान वार्षिक किस्त है। तो पहली किस्त अगर 26 का स्क्वायर है तो दूसरी किस्त भी 26 का स्क्वायर ही होनी चाहिए। उसी के लिए मैंने क्या किया? यहां 26 से गुणा किया, तो यहां भी 26 से गुणा करना पड़ेगा। इधर क्या लिखना है? प्रत्येक किस्त, ईच इंस्टॉलमेंट, केवल 26 का स्क्वायर। जोड़ वोड़ कर नहीं लिखना। कितना आता है? 676। ये किस्त वाला पार्ट है। इधर क्या है? ऋण वाला पार्ट। ऋण वाला पार्ट मतलब दोनों को जोड़ना है। ये हो जाएगा कितना भैया? 650, और ये हो जाएगा 625। दोनों को जोड़ेंगे तो 1275। ऋण कितना लिया? 3825। तो 1275 यूनिट का मतलब 3825। एक यूनिट का मतलब कितना है? 1275। पूरा 3 बार जाएगा भाई। 12 तिया 36, 75 तिया 225। देख लो पूरा 3 बार जाएगा ये। एक यूनिट का मतलब 3। आपसे कह रहा है प्रत्येक किस्त का मूल्य। एक किस्त कितने की है? 676। तो 676 गुणा 3, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 छिंग 18 2 20। एक किस्त है 2028 रुपए की। कितने की है बच्चा? 2028 की। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने टोटल ब्याज कितने रुपए का दिया, ये अलग से मेरा क्वेश्चन है आपसे कि उसने टोटल ब्याज कितने रुपए का दिया। भाई उसने पैसा उधार कितना लिया था? उसने लिया था 3825। 3825 रुपए उसने उधार लिया था। 2 किस्तों में पैसा लौटाया। एक किस्त 2028 की है,
दो किस्त कितने की हो जाएंगी, डबल कर दो, 4056। पैसा लिया था 3825, लौटाया है 4056। भाई एक 2028 किस्त है, दूसरी भी 2028 की होगी, बराबर किस्त है दोनों के दोनों। तो पैसा लौटाया 4056, लिया केवल 3825 रुपए था। तो कितना उसने दिया, 175 और 56, कितना हो गया, 175 और 25 200, और 25 225 और 6 231, 231 का ब्याज दिया है उसने। चलो सेम क्वेश्चन अगला फिर चलते हैं हम लोग। ये सवाल देखिए, बताओ। सवाल है, एक महिला 25,220 रुपए उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे लौटा देती है। 3 किस्तों में पैसे लौटाती है 3 वर्ष बाद, यानी कि हर साल एक इंस्टॉलमेंट देती है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। और कितनी किस्त है, 3। तो पहला हो जाएगा 20 से 21, दूसरा 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, और तीसरा 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। ठीक है भैया, क्योंकि 3 किस्त है, समान है, इक्वल है। राइट हैंड साइड वाला किस्त वाला पार्ट होता है, तीनों किस्तों को बराबर करना है। ये अगर 21 का क्यूब है तो इसे भी 21 का क्यूब बनाने के लिए 21 से गुणा करो, तो यहां भी करनी पड़ेगी। ये 21 है, ये 21 का क्यूब है, तो बराबर करने के लिए 21 का स्क्वायर इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा। अब तीनों किस्त हमारी बराबर हो गई। अब क्या हो गई, अब हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई। इधर लिखनी है केवल एक इंस्टॉलमेंट, 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। कितना होता है बच्चा, 9261। और इधर पूरे सबको जोड़ना है, ये आ जाएगा 882 जीरो, ये आ जाएगा 4 8400, ये आ जाएगा 8000। तो जोड़ेंगे सबको, कितना आएगा, 0 2 8 4 12, 8 3 24 और 1 25। ये ऋण है और ये एक किस्त है। उसने ऋण कितना लिया, 25,220 रुपए। तो भैया 25,220 का मतलब कितना, 25,220। एक यूनिट का मतलब पूरा कट जाएगा एक, तो किस्त भी कितने की हो गई, 9261 गुणा 1, यानी कि 9261 की। कितने की होगी, 9261। इस सैटरडे को होगा आपका मॉक क्विज, ठीक है भाई। ये सवाल करना जरा। बताओ बच्चा इसका जवाब। सवाल है 2550 का ऋण, दो समान अर्धवार्षिक किस्त, तो ब्याज की दर भी अर्धवार्षिक होनी चाहिए, चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित हो, और ब्याज की दर कितनी है, 8% वार्षिक। देखो ब्याज की दर तो आपको 8% वार्षिक दी हुई है, लेकिन ब्याज को कह रहा है अर्धवार्षिक लगाना है, तो दर रेट को भी हाफ ईयरली होना पड़ेगा, और ये सब आप प्रो हो चुके हो। हाफ ईयरली रेट कितना होता है, 8 का आधा 4%, और इसका फ्रैक्शन 1/25 है। तो पहला रेशियो तो 25 से 26 कर दो, और दो किस्त है ना, दो किस्त है ना, दूसरी बार 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर कर दो। राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका किस्त का होता है, इंस्टॉलमेंट का होता है। तो ये अगर 26 का स्क्वायर है तो इधर भी 26 से गुणा करके दोनों को बराबर कर दो, ये हो जाएगा 650, ये हो जाएगा 625, जोड़ेंगे तो 1275, और इधर केवल एक इंस्टॉलमेंट यानी कि 676 देना है। आपको ऋण दिया हुआ है 2550 का, ऋण कितने का है, 2550। तो एक यूनिट का मतलब कितना आएगा, बटे 1275, दो बार कटेगा, तो किस्त कितने की आ गई, 676 गुणा 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 15, 2 छिक्के 12 और 1 13। भाई एक किस्त कितने की है, 1300, 2 छिक्के 12 आएगा ना, 1352, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ओके चलो, वेरी गुड। अच्छा एक कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या मतलब, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कोई मूलधन था P, क्या था, मेरे पास कोई प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था R%, ब्याज की दर थी 8% वार्षिक। अच्छा वार्षिक का मतलब क्या है, समझना जरा। वार्षिक का मतलब है एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, मतलब पूरे 12 महीने का ब्याज, पूरे 12 महीने का। 12 महीने का मतलब है कि अगर मैं कहानी 1 जनवरी से शुरू करूं, अगर मैं कहानी 1 जनवरी से शुरू करूं तो 31 दिसंबर तक का ब्याज। क्या इस बात से सहमत हो आप, जो मैंने बोला अभी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ब्याज। सपोज मैंने कोई पैसा 5000 रुपए था, उसको उधार दिया कब, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को उधार दिया, रेट 10% था, तो 31 दिसंबर को रेट 10% था, वो पैसा कितना हो जाएगा, 31 दिसंबर को वो पैसा कितना हो जाएगा, 31 दिसंबर की रात 12 बजे,
यानी कि 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक वो पैसा हो जाएगा 5,000 का 10% 500 होता है, और इसमें जोड़ेंगे तो 5500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5500 हो जाएगा 31 दिसंबर को। क्यों भाई? रेट 10% है तो 5,000 का 10% 500, और जोड़ेंगे तो 5500 रुपये हो जाएगा 31 दिसंबर। अब जब अगली साल शुरू होगी, अगली साल मान लो ये तो आपका एक साल एक स्लॉट खत्म हो गया पूरा, अब जब अगली साल शुरू होगी 1 जनवरी, उसके लिए मेरा मूलधन क्या रहेगा? अगली साल, ये नेक्स्ट ईयर, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये नेक्स्ट ईयर में शुरू कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जो पिछली साल का मिश्रधन था वो अगली साल का मूलधन हो जाएगा, यानी कि अगली साल का मेरा मूलधन 5500 रुपए रहेगा, फिर उस पर 31 दिसंबर तक ब्याज लगेगा 10%, और फिर ये सब कहानी अगली साल शुरू होगी, तो जो यहां का मिश्रधन होगा वो अगली साल के प्रिंसिपल के बराबर होगा। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूं कि सन 2025 में 1 जनवरी को मैंने 50,000 रुपए ब्याज पर दिए किसी को, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को वो 60,000 हो गए। अब मैं अगर अगली वर्ष भी इस सिलसिले को जारी रखता हूं, अगले साल भी, तो अगर मेरा जो 2025 का 50,000 रुपए 60,000 हुआ है, तो अगली साल 2026 में जब जनवरी शुरू होगी, एक दिन का ही तो फर्क होता है भाई, 31 दिसंबर और 1 जनवरी में एक दिन का ही तो फर्क होता है, तो जो 31 दिसंबर का मिश्रधन था, 2025 का मिश्रधन था, 2026 में मूलधन का काम करेगा वो। क्या इस बात को मैं रिवर्स बोल सकता हूं कि जो 2026 का मूलधन है वो 2025 के मिश्रधन के बराबर होगा? ये कहानी वही तो है कि भैया ये तो मिश्रधन है, अमाउंट है, और ये मूलधन बन गया 2000 अगली साल का, नेक्स्ट ईयर का मूलधन बन गया 5500। जो पिछले साल का मिश्रधन था वो अगले साल के मूलधन के बराबर हो जाएगा, या फिर मैं कहूं कि जो इस साल का मूलधन है वो पिछले साल के मिश्रधन के बराबर रहा होगा, है ना? चलो अब इसको हम कॉन्सेप्ट में कैसे लेकर आएंगे जरा देखना, मैं सवाल कराता हूं आपको, जरा ये सवाल देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उतने ही अच्छे तरीके से हम इसे करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। सवाल को पढ़िए जरा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार लिया, 3 साल के लिए, कह रहा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। इसमें क्या है, वो पैसा बराबर नहीं दे रहा, अभी तक जो सवाल किया हमने उसमें किस्त बराबर थी। अब इसमें क्या है कि 3 साल के लिए पैसा लिया, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ओके, कह रहा है 2 साल के बाद उसने 6634 रुपए दे दिए। पैसा मान लो अगर उसने 2025 में लिया तो पहली बार उसने लौटाया 2 साल बाद, तो 2 साल बाद उसने कितना दिया? 6634। कह रहा है तीसरे साल के अंत में, 2 साल के बाद 6634 लौटाकर जो तीसरा वर्ष था उसके अंत में उसने 13,200 रुपए दिए, मामला आप साफ कर दिया। कह रहा है बताओ कितना पैसा उधार लिया गया था? ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आएगा जहां पेमेंट वो पार्ट में करता है, इसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट, जहां पेमेंट वो पार्ट में करता है कि मान लो मेरे से कोई आप पैसा ले गए उधार, आपने 3 साल तक कोई मेरा फोन वोन नहीं उठाया, कोई आपका जवाब नहीं, आप 3 साल बाद पैसा देने आए, कुछ पैसा दे गए, फिर कहे कि सर मैं सारा हिसाब अगली साल कर दूंगा आपका, आप अगली साल आए और मेरा सारा हिसाब कर गए। इस तरीके से पेमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के सवालों को हम सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, सबसे लास्ट से। भाई मैं लिखता हूं यहां पर पहली साल, दूसरे साल और तीसरे साल, सबसे लास्ट में, बहुत आराम से पढ़ूंगा, सुनना मेरी बात को। सवाल ने क्या बोला है कि तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए दिए और भुगतान कर दिया। अगर मैं केवल थर्ड ईयर की बात करूं, केवल थर्ड ईयर की, ब्याज की दर कितनी है? 10%, तो केवल थर्ड ईयर में हमारा अगर शुरू में 10 रुपए रहा होगा तो अंत में 11 हो गया होगा। भाई 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो मैं केवल तीसरा वर्ष, पहली 2 वर्षों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल तीसरे वर्ष के शुरुआत में, केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत में अगर पैसा 10 था तो अंत में कितना हो गया? 11, और अंत में उसने कितना पैसा लौटाया है? 13,200। तो 11 यूनिट का मतलब 13,200, 1 यूनिट का मतलब 11 से काटेंगे 1200, तो 10 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 12,000। अब समझना बात को, आपको पता चल गया कि तीसरे साल की शुरुआत में पैसा कितना था? 12,000। तीसरे साल के अंत में उसने 13,200 दिया, मामला आप साफ। मैं पीछे से आगे की तरफ आ रहा हूं कि तीसरे साल में रेट 10% था तो पैसा 10 से 11 हो गया, 11 यूनिट का मतलब 13,200, 1 यूनिट का मतलब 1200, तो 10 का मतलब 12,000, यानी कि तीसरे साल की शुरुआत में पैसा पता चल गया 12,000। क्या हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी कि जो पैसा तीसरे साल की शुरुआत में था यह पैसा दूसरे साल के अंत का रहा होगा? यही पैसा, जो पैसा तीसरे साल की शुरुआत में है, यही पैसा दूसरे साल के अंत में रहा होगा 12,000। यही पैसा दूसरे साल के अंत में रहा होगा 12,000। यह पैसा 12,000 तीसरे साल के शुरू में पहुंचा है। तीसरे साल का मूलधन दूसरे साल के मिश्रधन के बराबर होगा। अब इस 12,000 में वो पैसा जोड़ दो जो इसने दूसरे साल के अंत में दिया है, 6634 जोड़ दो तो आएगा 4 3 6 6 और 2 8, ये आ गया 18,634। अब जो 18,634 आया है ना, ये 2 साल का मिश्रधन है, क्योंकि उसने पहली बार 2 साल में पैसा दिया है, तो 2 साल में 18,634 मिश्रधन हो गया होगा, जिसमें से उसने 6634 दे दिया, बचा 12,000 जो तीसरे साल में चला गया मूलधन बनकर।
जो मूलधन बनकर तीसरे साल में चला गया। ये कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझना, बात क्लियर ना हो तो वीडियो को रिपीट करके दूसरी बार देखना इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, 18,634 2 साल का मिश्रधन था, जिसमें से उसने 6634 दे दिया और कहा कि मैं हिसाब अगली साल कर दूंगा। 12,000 बचे थे, वो तीसरे साल का मूलधन बनकर ब्याज लगकर 13,200 बन गए। इस तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहां 1200 कैसे आया भाई? 11 यूनिट का मतलब 13,200, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 1 यूनिट का मतलब 13,200 बटा 11, कटेगा 1200 बार, तो 1 यूनिट 1200, तो 10 यूनिट गुणा 1200 करोगे तो 12,000 ऐसे आया। मतलब ऐसे पूछोगे सवाल अब आप। तो 2 साल का मिश्रधन आपको पता चल गया, 2 साल का, दूसरे वर्ष का नहीं, पूरे 2 साल का कंबाइंड, क्योंकि पहली बार उसने 2 साल में दिया है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 से 11, 10 से 11 कितना हो गया? 100 और 121, तो 121 यूनिट का मतलब 18,634, 1 यूनिट का मतलब आएगा 18,634 बटा 121, तो 11 11 में 121, 11 कम 11 7, 11 ठीक है 66, 10 11 नाम 99, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 1 यूनिट 154, तो 100 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 100 गुणा 154, यानी कि 15,400 रुपए थे जो उसने उधार लिए थे, मूलधन था। कितना बचा? 15,400 रुपए। ये सबसे महंगा क्वेश्चन है, सबसे महंगा सवाल। आपके एग्जाम में आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल आपको आना चाहिए। बहुत रुक रुक कर बहुत डिटेल में समझाया, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। चीजें क्लियर ना हुई हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना बच्चा, सेम वीडियो को रिपीट करके देखोगे, ऐसा लगेगा कि मैंने ही आपको दोबारा समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर एंड होता है, यही 2 तरह के सवाल बनते हैं। कल हम साधारण ब्याज की किस्त करेंगे, आसान है वो भी, और सैटरडे को आपकी मॉक क्विज हो जाएगी। तो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।